गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म की बात हमने शुरू की थी और मेटामेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। मेटामेरिज्म में हम लोगों ने सीखा था कि कौन से फंक्शनल ग्रुप, जैसे ईथर है तो ईथर है, थायो ईथर है, 2 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन है। पहले इतने केस हम लोग सीख लेते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन करें कि अगर थायो ईथर मतलब सल्फर से एक मिथाइल लगा दिया है, एक प्रोपाइल ग्रुप मतलब C3H7 लगा दिया है, इसी का दूसरा फॉर्मेट बना रहे हैं कि थायो ईथर से हमने दोनों साइड इथाइल लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि S मतलब थायो ईथर, S मतलब थायो ईथर, तो थायो ईथर में आपने इधर मिथाइल लगाया है, इधर इथाइल लगा हुआ है, इधर प्रोपाइल है और इधर इथाइल है। मतलब इसका नाम आप लिख सकते हैं नॉर्मली थायोमिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये दोनों क्या हो गए? मेटामर्स हो गए सब। ये दोनों क्या हो गए? मेटामर्स हो गए। और देखिए, टू डिग्री एमाइन का हमने फंक्शनल ग्रुप लिया NH और उससे हमने 2 इथाइल जोड़ दिए। फिर हमने एक मिथाइल दूसरे स्ट्रक्चर में, इसको कैसे अरेंज कर रहे हैं, और एक नॉर्मल प्रोपाइल लगा दिया। ठीक इसी प्रकार से मैंने आइसो प्रोपाइल लगा दिया। तो 1 and 2 are metamers and 2 and 3 are also metamers and 1 and 3 are metamers. तो metamers 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 are metamers. अब इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जैसे सेकेंडरी एमाइन है और सेकेंडरी एमाइन में PCC, यहाँ पे जो PCC है वो कितने कार्बन की आ रही है? 2। और यहाँ पर जो PCC है वो कितने कार्बन की आ रही है? 3 की। और यहाँ पर भी क्या आ रही है? 3 की। तो 1 and 2 और 1 and 3, 1 and 2 और 1 and 3 स्ट्रिक्टली क्या होंगे? मेटामर्स होंगे। लेकिन मैंने बताया था कि इस वाले केस में आप देखो और इस वाले केस में देखो, कल मैंने चर्चा की थी, इसमें PCC क्या है? सेम है। तो ये मेटामर्स के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी हो जाएंगे। 1, 2, 3 ये पोजीशन आइसोमर भी हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि PCC
पीसीसी अगर सेम है दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, तो वो मेटामर्स के साथ साथ पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं। मान के चलिए कि इस तरह का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एसिड एमाइड ग्रुप हमने लगाया है, फंक्शनल ग्रुप लिया है एसिड एमाइड, और एसिड एमाइड क्या लिया है 2 डिग्री। जेंटलमैन, एसिड एमाइड क्या लिया है 2 डिग्री। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर जो sp2 कार्बन है उससे साइक्लोहेक्साइल लगाया है। एसिड एमाइड का जो नाइट्रोजन एटम है उससे हमने बेंजीन रिंग लगाई है। अब अगर इसका हमें मेटामर बनाना है तो इसका मेटामर कैसे बन सकता है? देखिए, कार्बोनिल ग्रुप पर यहाँ बेंजीन है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप से क्या कनेक्ट था साइक्लोहेक्साइल, और यहाँ पर क्या कनेक्ट है एरोमेटिक रिंग। और यहाँ पर क्या कनेक्ट थी एलिफेटिक रिंग। तो बोथ आर मेटामर्स। ये दोनों क्या हो गए मेटामर्स हो गए। ये 2 डिग्री एसिड एमाइड का केस हुआ सब। हम एक केस टर्शरी एमाइन, इसको आप बोलते हैं टर्शरी एमाइन। ये टर्शरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे एक हम फॉर्मेट बना रहे हैं। तीन इथाइल लगाए हैं। अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे N, डाई इथाइल इथेनामाइन, N, डाई इथाइल इथेनामाइन। अब मैंने क्या किया कि एक इथाइल को ऐसे ही रखा, और यहाँ पर एक कार्बन कम कर दिया, तो यहाँ पर एक कार्बन हम बढ़ा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाउ पीसीसी ये हो जाएगा सब। तो इसका नाम क्या होगा N मिथाइल प्रोपेनामाइन। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के IUPAC क्या है, डिफरेंट है। DU क्या है दोनों में DU क्या है 0 है। दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, और ये टर्सरी एमाइन है। तो A and B आर मेटामर्स, A and B आर मेटामर्स।
ईथर का एग्जाम्पल बता दिया, 2 डिग्री एमाइन हो गया, टर्सरी एमाइन हो गया, थायो ईथर हो गया, 2 डिग्री एसिड एमाइड हो गया। अगर 3 डिग्री एसिड एमाइड की बात की जाए, थ्री डिग्री एसिड एमाइड, दिस वन इज 3 डिग्री एमाइड। तो 3 डिग्री एमाइड एक्चुअली में पॉलीवैलेंट आपको दिख रहा है, क्योंकि कितनी फ्री वैलेंसी है, 3। तो फ्री वैलेंसी इज इक्वल्स टू 3। अब देखो साहब, हम अरेंज कर रहे हैं, एक फॉर्मेट बना रहे हैं कि हम यहाँ पर इथाइल लगा रहे हैं और एन से एक हमने फिनाइल लगाया और एक हमने साइक्लोहेक्साइल लगाया। दूसरा फॉर्मेट बना रहे हैं, तो बोथ आर, देखो यहाँ कार्बोनिल कार्बन से क्या लगा हुआ है, इथाइल, और यहाँ पर क्या आ गया, फिनाइल। दिस वन इज एरोमेटिक रिंग। यहाँ पर नाइट्रोजन से ये एरोमेटिक रिंग है, अब ये एलिफेटिक रिंग हो गई और ये इथाइल हो गई। तो ए एंड बी आर मेटामर्स। तो ये हुआ 3 डिग्री एमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट केस। 2 डिग्री एमाइड हो गया, 3 डिग्री एमाइड हो गया, 3 डिग्री एमाइन हो गया, 2 डिग्री एमाइन हो गया, थायो ईथर हो गया, ईथर हो गया। अगर हम बात करें कीटोन की, इसको आप बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप। कीटो ग्रुप भी बोल देते हैं। तो इस कार्बोनिल ग्रुप में कोई आपसे पूछता है कि क्या कार्बोनिल ग्रुप में मेटामेरिज पाई जाती है, यस, ओनली इन कीटोन। मेटामेरिज इज फाउंड टू बी in ketone, not in aldehyde। कीटोन्स में मेटामेरिज पाई जाएगी लेकिन एल्डिहाइड में नहीं पाई जाएगी। जैसे एक फॉर्मेट बना रहे हैं कि हमने एक मिथाइल लिया और कीटो ग्रुप की एक साइड हमने क्या लगा दिया, नॉर्मल प्रोपाइल। अब इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन 2 ON। इसी का दूसरा फॉर्मेट यदि बनाया जाए, ये देखो दो इथाइल लगा दिए हमने, एंड दिस वन इज पेंटेन 3 ON। तो यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ इथाइल है, तो बोथ आर मेटामर्स।
बोथ आर मेटामर्स। तो कीटोन में भी मेटामेरिज्म पाई जाती है। एक क्वेश्चन करिए जरा आप लोग, मान के चलिए कि हमने एक एरोमेटिक रिंग लगा रखी है और ये एलिसाइक्लिक रिंग है। इसमें देखिए एक एरोमेटिक रिंग है, एक ये एलिफेटिक रिंग लगी हुई है, ये भी एलिफेटिक रिंग है और ये एरोमेटिक रिंग है। तो बोथ आर आइडेंटिकल जेंटलमैन। तो आप आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स के साथ साथ ये भी पहचानना सीखें कि कौन से दो फॉर्म आइडेंटिकल हो जाएंगे। अब इसमें देखिए थायोईथर से एक रिंग एरोमेटिक लगी हुई है जिसके सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, ये देखिए। और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड पे मिथाइल शिफ्ट हो गया, तो बोथ आर मेटामर्स। ये दोनों मेटामर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर इस तरह का एक फॉर्मेट आपको दिया जाए, ये देखिए ये 2 डिग्री ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है और 2 मिथाइल लगे हुए हैं। अभी भी 2 डिग्री एमाइड है लेकिन यहाँ पे H आ गया। सो यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि यहाँ पर 2 डिग्री एमाइड था पहले वाले में और अब ये 1 डिग्री एमाइड हो गया। तो 1 and 2 आर फंक्शनल आइसोमर, नॉट मेटामर्स। तो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको क्या क्या बताया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको चेन बताया, पोजीशन बताया। आप ध्यान दें, जिन बच्चों ने क्लास एक आध मिस की है तो उनके लिए ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन तीसरा बताया था मैंने फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर आया था रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म आया। तो ये 5 आइसोमेरिज्म की चर्चा मैं कर चुका हूँ और छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता चुका हूँ जो आपको पता रहने चाहिए। क्या
कि मैंने आपको बताया था कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म एक साथ नहीं होती, है ना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब आप ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लें। कि CI एंड PI कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, cannot exist together। functional isomerism and meta isomerism, functional isomerism and meta isomerism cannot exist together, cannot exist together। CI oblique PI can exist with MI। जो चेन आइसोमर होता है और पोजीशन आइसोमर होता है वो मेटा आइसोमेरिज्म के साथ एग्जिस्ट कर सकता है इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन सेम ऑन बोथ साइड। CI और PI चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म मेटा आइसोमेरिज्म के साथ एग्जिस्ट कर सकता है यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम ऑन बोथ साइड। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप हैं यदि उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाएं दोनों साइड तो फिर मेटा आइसोमेरिज्म के साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो आप उसे दोनों तभी बोलेंगे। अगर आप मेटा बोलेंगे तो पोजीशन नहीं बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे तो मेटा नहीं बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है सब इन बातों का। और मैंने बताया था एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट कि मैंने आपको बताया था कि ऑल द RCI, आप नोट कर लेंगे पॉइंट, ऑल द RCI रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर बट रिवर्स is not true always, is not true always। इसका जो अपोजिट है वो हमेशा सही नहीं होता। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि अगर आप ये है ब्यूट 1 आयन और अगर इसका एक फॉर्मेट बना दें आप तो ये 1,3 ब्यूटाडाइईन है जिसमें कि रेजोनेंस पाया जाता है। दोनों में जेंटलमैन आप चेक कर सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो 2 है, दोनों ओपन चेन कंपाउंड है, मतलब ये RCI नहीं हो सकते। लेकिन एक अल्काइन है और एक डाइईन है, ये आयन है और ये डाइईन है, तो ये दोनों क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए बट नॉट RCI।
ये फंक्शनल आइसोमर तो होगा लेकिन ये आरसीआई नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फंक्शनल आइसोमर हो गए लेकिन आरसीआई नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कि मान चलो कि आप बात कर रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH3 की, एक फॉर्म ये बना रहे हैं, एक बना रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, एक साइक्लोब्यूटेन बना रहे हैं। मान लो एक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बना रहे हैं। जरा देखो कि सब में कार्बन कितनी है 4 और H कितनी है 8। चेक कर लो भाई, 3 3 6 3 2 5 2 7 और 1 8। तो अब आप इसमें ये देखो कि रिलेशन अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे जो पेयर है 1 और 2 वो क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। लेकिन फंक्शनल नहीं है, चेन नहीं है, मेटा तो होती नहीं है, इनमें ध्यान देना है। फिर आप 1,3 की बात करेंगे तो 1,3 में देखिए ये ओपन चेन है 1 और ये क्लोज चेन है जेंटलमैन। तो 1,3 ये क्या हो जाएगा, RCI हो जाएगा। फिर आप 1,4 को देखो तो ये भी ओपन चेन है और 4 क्या हो गया, क्लोज चेन हो गया। तो 1,4 भी क्या हो जाएगा, RCI हो जाएगा। और ये जो RCI है ये फंक्शनल आइसोमर भी है, ये FI भी है। फिर आप 2 3 को देखो जरा, तो 2 और 3 ये क्या हो जाएगा, RCI हो जाएगा और FI भी हो जाएगा। 2 4 को आप देखिए साहब, तो 2 4 क्या हो जाएगा, RCI हो जाएगा और FI हो जाएगा। तो जो RCI होगा 3 4 को आप देखो तो 3 4 दोनों क्लोज चेन है, RCI होने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों साइक्लो अल्केन है, FI होने का सवाल नहीं उठता। एक में PCC 4 कार्बन की है, एक में PCC 3 कार्बन की है, तो ये केवल चेन आइसोमर हो सकते हैं। मतलब आप समझो कि चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन के साथ नहीं आते। RCI और FI एक साथ आ सकते हैं लेकिन FI और RCI एक साथ नहीं आ सकते। देखो रिवर्स आप FI होगा, ठीक है ना, तो RCI होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन RCI होगा तो वो FI जरूर होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के आधार पे आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो आपके दिमाग में पहले से मेटामेरिज्म तक की कहानी फ़िलहाल में रहनी चाहिए कि आप चेन आइसोमर बनाने वाले हो या आप पोजीशन आइसोमर बनाने वाले हो। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट मतलब आइसोमर्स को बनाते समय हम किस आइसोमर को पहले प्रेफर करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है तो RCI रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बाद टोटोमेरिज्म और टोटो के बाद फंक्शनल और फंक्शनल के बाद मेटा और मेटा के बाद चेन
और चेन पोजीशन में हम किसको बनाते हैं, चेन को। ध्यान देना इस बात को, ये प्रायोरिटी लिस्ट है, RCI देन टोटो देन FI देन, लेकिन बनना चाहिए। अगर मान चलो कि कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया है और उसमें RCI और FI या FI और MI दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप प्रायोरिटी लिस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तो आप FI को वरीयता देंगे, MI और CI में किसको वरीयता देंगे, मेटा आइसोमेरिज्म को वरीयता देंगे, CI और PI में किसको वरीयता देंगे, चेन आइसोमेरिज्म को वरीयता देंगे। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वरीयता किसे देनी है। जैसे मान चलिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अभी इसको आप देखो, ये सभी ईथर है। ये क्या है, ये मिथॉक्सी प्रोपेन है। ये क्या है, 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है। ये इथॉक्सी ईथेन है। तो 1 और 2 1 और 2 को आप क्या बोल सकते हैं, 1 और 2 में आप देखो कि इधर जो PCC में कार्बन है वो 3 है और इधर 1 कार्बन है, इधर भी 3 है और इधर 1 कार्बन है। तो मैंने क्या बोला था, अभी लिखा था कि यदि PCC में या दोनों साइड सेम कार्बन हो जाएं तो मेटा और PI, MI भी हो सकता है और पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है। 1 3 क्या हो सकता है, केवल मेटा हो सकता है, मेटा ओनली, मेटामर्स ओनली। 2 और 3 क्या हो सकता है, मेटामर्स ओनली। हम लोग एस्टर में भी मान चलिए कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C4H8O2। C4H8O2 में 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि आप इससे एसिड बना सकते हैं और दूसरा फार्मूला क्या बना सकते हैं, एस्टर। तो इससे कितने एसिड बन सकते हैं और कितने एस्टर बन सकते हैं ये आप उनको चेक करना है। पहले हम एसिड बनाएं, CH3 CH2 CH2 COOH।
इसको हम बोल सकते हैं ब्यूटरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। एक दो तीन चार कार्बन है, 1 2 3, 3 3 6 1 7 और 1 8। जरा आप देखें कि हमने दूसरा वाला जो एसिड बनाया उसमें हमने एक ब्रांच लगा दी, मतलब आइसोब्यूटरिक एसिड हो गया। ये क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4। अब आप देखो, मैंने कल भी बताया था कि ये एक्चुअली में टर्मिनेटिंग ग्रुप है साहब, तो ये मेटामर्स तो हो नहीं सकते। यहाँ पीसीसी कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। यहाँ पीसीसी कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। तो ये चेन आइसोमर हो गए साहब। एसिड बनाई हमने 2। अब हम देख रहे हैं कि एस्टर का क्या खेल होने वाला। कितने कार्बन रखने हैं? टोटल 4। तो सी एस्टर ग्रुप हो गया ये, और यहाँ पे हमने लगा दिया C2, मतलब H5, और यहाँ 3। तो एक तो एस्टर ये बन गया। दूसरा एस्टर क्या बन सकता है कि HCOO CH2 CH2 CH3, एक एस्टर ये बन जाएगा। जरा आप देखें कि कितने फॉर्मेट एस्टर के बन सकते हैं। अभी ये 2 फॉर्मेट बने और ये नॉर्मल प्रोफाइल लगा हुआ है। क्या मैं इसे ऐसे लगा सकता हूँ H तो भी इसमें 1 2 3 कार्बन 4 3 3 6 1 7 और 1 8। ये मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये एस्टर का मैंने तीसरा फॉर्मेट बनाया। और कौन सा फॉर्मेट बन सकता है? टोटल कितने कार्बन है? 4। तो और फॉर्मेट कौन सा बन सकता है भाई? ऑक्सीजन से क्या लगाया? मिथाइल। यहाँ ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट था? इथाइल। यस। यहाँ sp2 कार्बन से क्या कनेक्ट है? इथाइल। CH3 CH2। यहाँ क्या कनेक्ट था? मिथाइल। दोनों डिफरेंट है। इसका IUPAC हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोइट, इसका IUPAC होगा इथाइल इथेनोइट। तो भाई साहब टोटल एस्टर कितने बने? 4। टोटल एसिड कितने बने? 2। तो क्वेश्चन तो पहले ये पूछा जा सकता है आपसे कि C4H8O2 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही यही पूछा गया था, हाउ मेनी एसिड एंड एस्टर। एक्चुअली में क्वेश्चन यही था। नहीं तो आप लोग ये सोचोगे कि सर आपने हाइड्रोक्सी कार्बोनिल क्यों नहीं बनाया। बना सकते हैं भाई, जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है केवल एसिड और एस्टर बताने हैं आपको। 2 ऑक्सीजन कंटेन है, तो एसिड और क्या बताने हैं? एस्टर। तो एसिड कितने बने? 2। और वो दोनों एसिड एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर है। एसिड और एस्टर के जितने भी पेयर होंगे जेंटलमैन,
ये वाला जो एसिड होगा वो प्रत्येक एस्टर का फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, लेकिन आप उसे RCI नहीं बोल सकते। और एस्टर में हम किसकी बात कर सकते हैं? मेटामेरिज्म की। देखिए यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, यहाँ इथाइल है और यहाँ मिथाइल है, दोनों क्या हैं? एक दूसरे के मेटामर्स हैं। इसलिए मेटामर्स हैं क्योंकि कनेक्टिविटी ऑक्सीजन से डिफरेंट हो गई। ये प्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, 2 और 3 मेटामर्स है, ये मेटामर्स हैं, 3 और 4 मेटामर्स हैं, 1 और 3 मेटामर्स हैं। तो एस्टर में आप मेटामर्स की बात कर सकते हैं। मतलब एसिड और एस्टर इस फॉर्मूले से आप बना सकते थे और आप डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म, जिसको आप बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अभी मैं टोटो की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेटामर्स तक आप अच्छी प्रैक्टिस करिए और सारे क्वेश्चंस, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मेटामर्स तक पहले पूरा सेक्शन अच्छे से तैयार करिए कि मेटामर्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, चेन आइसोमर्स का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पोजीशन आइसोमर्स का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये आपको प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर जो कि फिनॉल है और इधर CH3 लगा हुआ है, मतलब ये हो गया ऑर्थोक्रिसॉल। एक दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो बेंजाइल एल्कोहल है, बेंजाइल एल्कोहल। एक तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो मेटाक्रिसॉल है, मेटाक्रिसॉल। एक चौथा स्ट्रक्चर जो है वो एनिसोल है, एरोमेटिक ईथर। जिसको आप मिथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं आपको अलग अलग। आप सबसे पहले चेक कर लें क्या इनमें DU सेम है। देखो साहब, इसमें DU कितनी है? 4। इसमें भी DU कितनी है? 4। इसमें भी DU 4 है और इसमें भी DU 4 है। तो DU का आंसर, आप एक एक आंसर लिखते जाएं। क्या DU सेम है? यस, DU क्या है? 4 है। अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें जरा। तो एक एरोमेटिक रिंग सभी में, एक एरोमेटिक रिंग सभी में। एरोमेटिक रिंग के अलावा एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अलावा एक कार्बन एक्स्ट्रा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है। 3 H है, 3 H है, 3 H है, 3। मतलब ये सभी के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं वो क्या है? सेम है सब। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। IUPAC ऑटोमेटिक डिफरेंट होंगे। आप देखिए, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है और ये एल्कोहल है। तो आप 1 और 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने बताया था कल कि एल्कोहल और फिनॉल, दिस वन इज एल्कोहल एंड दिस वन इज फिनॉल। तो 1 और 2 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे साहब? क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। 1 और 3 क्या है? ये पोजीशन आइसोमर हुए। 1 और 4 के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
फिनॉल है और ये ईथर है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हुए। ओके, 2 एंड 3 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 एंड 3, ये फिनॉल है, ये एल्कोहल, फंक्शनल आइसोमर, एल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर। 3 एंड 4, फिनॉल एंड ईथर फंक्शनल आइसोमर। तो मतलब आप चेक करें कि फिनॉल एक अलग क्लास है, एल्कोहल एक अलग क्लास है, ईथर एक अलग क्लास है, लेकिन ख़ास बात यह है कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो जाते हैं। और अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो जाएं, स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हो जाएं, IUPAC डिफरेंट हो जाएं, DU सेम हो जाए, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैंने अभी आपको 5 बातें बताई, उन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस और भी मैं करवाऊंगा, चर्चा कंटिन्यू रहेगी, टॉटोमेरिज्म की भी चर्चा करेंगे, लेकिन जितना काम बोल रहा हूँ उतना करो पहले। कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको चेन, पहले तो लेक्चर पढ़िएगा, आराम से प्रैक्टिस करिएगा। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, यहाँ तक की प्रैक्टिस आप करिए। आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में।